हमारे देश की ये अजीब विडंबना है कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी आज के समय में लोगों की सोच में बदलाव नहीं आ पा रहा है। दुर्भाग्य है कि संपन्न तबके में ये कुरीति ज्यादा है। स्त्रीलिंग अनुपात में लगातार कमी आ रही है। हमारे समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। कई बार शादी के बाद महिलाओं को इस बात के लिए परेशान किया जाता है कि बेटा नहीं हो रहा है, बेटी होगी तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। 2 बेटियां हो गई तो समाज इस तरह से देखता है कि मानो कितना बड़ा पाप उन्होंने कर दिया हो। लगातार कन्या भ्रूण हत्या के चलते जो लड़कियों का आंकड़ा है लड़कों के मुकाबले कम होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा समाज, देश की महिलाएं, देश की जनता जागरूक होने को तैयार नहीं है। सरकार भी इसमें काफी हद तक दोषी है, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं कि कन्या भ्रूण हत्या में लिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या होता है ये सबके सामने है। लगातार नतीजों की बात की जाती है, लेकिन नतीजा हमेशा सिफर ही रहता है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आज हम इस पर बात करेंगे हमारे खास कार्यक्रम बहू या बहुमत में। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आज हम बात कर रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या को लेकर। कन्या भ्रूण हत्या ना हो इसके लिए कुछ कदम उठाए गए। अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में अल्ट्रासाउंड बंद कराए गए कि शायद इसके बाद कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लग सके, लेकिन क्या हो रहा है यह हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। आज हम अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या कारण है कन्या भ्रूण हत्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिम्मेदार कौन है, महिलाएं क्या कहती हैं। इन तमाम मुद्दों पर आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में महिला मजबूर है या मजबूत, ये अहम सवाल है। एक तरफ देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, उनकी शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए, राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, तमाम तरह की चर्चा है। पर हमारे देश की अजीब विडंबना है, सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी महिलाओं की उपेक्षा होती है। इसमें सबसे ज्यादा शर्मनाक मुद्दा है कन्या भ्रूण हत्या। आर्थिक महाशक्ति बनने का ख्वाब सजाए बैठा भारत लिंग अनुपात के मामले में अपने पड़ोसी देशों व दुनिया के कई देशों से काफी पीछे है। देश में 6 साल से कम उम्र के लोगों में लिंग अनुपात महज 914 का है। ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक सर्वे के लिए जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक हर साल ऐसी 6 लाख बच्चियां जन्म नहीं ले पाती। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। कई राज्यों में तो प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या के बीच 100 से 120 से ज्यादा का अंतर देखने को मिला है। कहने का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले महज 880 महिलाएं। ये आंकड़े बेहतर नहीं हैं। हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1041 महिलाएं हैं। इंडोनेशिया में 1000 पुरुषों पर 1004 महिलाएं हैं, तो वहीं चीन में ये अनुपात 944 का है। समाज में कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं पर लगाम लगाने में अब तक सरकार नाकाम साबित हो रही है। दुर्भाग्य है कि संपन्न तबके में ये कुरीतियां ज्यादा है। स्त्री पुरुष लिंगानुपात में कमी हमारे समाज के लिए कई खतरे पैदा कर सकती है। इससे सामाजिक अपराध तो बढ़ेंगे ही, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो एक तरफ जहां हमारे देश में दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी जी को पूजा जाता है, तो वहीं कन्याओं को उनके जन्म या उससे पहले ही मार दिया जाता है। इन कन्याओं को हम देवी का दर्जा देते हैं, नवरात्रि में इनकी पूजा की जाती है, लेकिन क्या वजह है कि आज भी जब ये हमारे घर में जन्म लेती हैं तो उतना खुश नहीं होता है एक परिवार जितना बेटे के होने पर होता है। यही वजह है कि हमारा सेक्स रेशियो दूसरे देशों के मामले में काफी कम है, उनके मुकाबले लगातार सेक्स रेशियो कम होता जा रहा है। भ्रूण हत्या हो रही, खासकर लड़कियों की पैदाइशी को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए, लेकिन फिर भी ये रुक नहीं रहा है। क्या कहेंगे आप? इसको रोकने के लिए हर कदम उठाया जाना चाहिए, जो भी हो पूरा, चाहे ताकत से, चाहे जिस तरह से भी हो, इस भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास करना चाहिए। आपको लगता है कि लड़कियों की पैदाइशी ना हो या लड़कियों के जरूरी है? ज्यादा हो रहा है? पैदाइश होना तो लड़कियों को जरूरी है, ये थोड़ो की नहीं ये जरूरी है। जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं तो
ज्यादातर ये भ्रूण हत्या हो रही है, आपको क्या लगता है? ऐसी बात तो नहीं है कि वो हर औरत चाहती है कि वो अपने बच्ची को पाले, लेकिन जेंट्स जो है वो नहीं चाहते हैं कि लड़की पैदा हो। इस कारण से आदमी की लड़कियों की, हाँ, सरकार को इसके लिए कड़ी कदम उठानी चाहिए। सबसे पहले महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मतलब बहुत बड़ा हाथ महिलाओं का भी रहता है। अगर महिलाएं अगर चाहेंगी कि ऐसा नहीं हो तो नहीं होगा। सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए भ्रूण हत्या को रोकने के लिए? और सरकार को तो मतलब कदम तो उठाता ही है, लेकिन इस पे रोक नहीं लगा पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड जैसी टेक्नोलॉजी तो बंद करना चाहिए, जिससे पता चल जाता है कि मतलब गर्भ में फीमेल है। तो इसे बंद करने से ही आगे जैसे नहीं पता चलेगा कि हाँ मेल है कि फीमेल है। फिर दूसरे की फैमिली का जो सोच है उस नज़रिए को चेंज करना चाहिए, जैसे हमें लड़की चाहिए, हमें लड़की चाहिए, इस पे मतलब नहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए कि लड़की हो या लड़की हो, सबको अपॉर्चुनिटी सेम होना चाहिए। अगर फैमिली में वो थिंकिंग होगी तो उस पे नहीं हो, इस कांड को नहीं प्रेफरेंस दिया जाएगा और इस कांड को नहीं मतलब आगे बढ़ावा दिया जाएगा। अगर आप इस सोच सही है तो आप इस तरह का कांड नहीं करेंगे, भ्रूण हत्या जैसी आप नहीं करेंगे। दूसरी बस सरकार ने कदम उठाए हैं तो फिर भी नहीं लगाम लग रही, तो उससे आपको क्या लगता है? और क्या सरकार को जो कदम उठाए उस पर जागरूकता होनी चाहिए, मतलब उसको हर जगह फैलाना चाहिए, जिससे पता चले कि फीमेल और मेल में दोनों इक्वलिटी होनी चाहिए। तो आज का मुद्दा ऐसा है जिस पर कुछ ज्यादा बोला नहीं जा सकता है, लेकिन जवाब मैं केवल महिलाओं से ही चाहूंगी। हमारे साथ हमारी महिला सहयोगी जुड़ रही हैं, भोपाल से मुक्ता पाठक, इसके अलावा न्यूज रूम से हमारी सहयोगी अर्चना हमारे साथ जुड़ी हैं। पहले रुक करूंगी इस वक्त भोपाल का, बात करूंगी मुक्ता से, उनके साथ जो महिलाएं मौजूद हैं। मुक्ता, उनसे पूछिए आखिर कन्या भ्रूण हत्या क्यों, क्या सोचती हैं इसको लेकर वो? जी बिल्कुल सही। मेरे साथ जो है नूतन कॉलेज की कुछ लड़कियां हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या समझती, कन्या जो भ्रूण हत्या उस पर आपकी क्या राय है? आई थिंक मैम, जैसे आज के लोग सोचते हैं कि कन्या भ्रूण, कन्या को जैसे कि लड़कियां होती हैं कि लड़कियां होंगी, खर्चे होंगे, शादी, पढ़ाई, हर चीज़ दूसरे के घर के लिए। इसलिए अगर जो जैसा ये लोग सोचती हैं गलत सोचते हैं। अगर कोई लेडीज ऐसा सोचती है तो शायद वो ये भूल जाती है कि वो भी एक लेडीज ही है। अगर कोई जेंट्स ऐसा सोचता है तो वो शायद ये भूल जाता है कि वो एक लेडीज के द्वारा ही है। इसलिए हमें शायद ये, हालांकि ये भूलना ही चाहिए कि हम ये कन्या भ्रूण जैसी हत्या हो रही है, हमें भारत से, हर मतलब कि पूरे वर्ल्ड से हमें ये खत्म ही करना चाहिए। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, सोच को बदलनी चाहिए। बिल्कुल, आप क्या कहेंगी? जी, मैं भी यही कहूँगी कि जो ये मतलब गर्ल्स को मार दिया जाता है, ये बहुत गलत है। अगर महिला ही नहीं रहेगी तो जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी? विदाउट उनके कुछ नहीं है, इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ाना चाहिए लड़कियों को और पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। आप क्या कहेंगी? मैं भी यही बोलूँगी जैसे ये दोनों ने कहा। अगर गर्ल्स नहीं होगी तो आगे कुछ नहीं होना, क्योंकि वो बोलते ना, लड़की पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप पढ़ेगी लड़की तो बढ़ेगी इंडिया, आप ये कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं यहाँ पे और लड़कियां इनसे भी पूछती, आप क्या कहेंगे इस बात पे? जी, मैं भी यही कहना चाहूँगी, आज लड़कियां हर फील्ड में लड़कों से आगे चल रही हैं। उसके बाद भी ये सोचा जाता है कि लड़कियां एक बोझ हैं, जो हमें इनकी शादी कर देंगे, दूसरे घर जाएंगी, क्या करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि मुक्ता, हम वापस लौटेंगे आपके पास और इन युवा लड़कियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो आगे अपनी अवस्था से 40 साल से आगे की अवस्था में कदम रख रही हैं, वो जब ये सोचती हैं कि कन्या नहीं होनी चाहिए, बेटा होना चाहिए, बेटा वंश होता है, वही वंश को आगे बढ़ाएगा। अगर लड़कियां होती हैं, कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। आज के समय में वो किन किन लोगों को उदाहरण मानती हैं? आज के जो मॉडर्न समाज है, मॉडर्न जमाना है, उसमें वो किन किन महिलाओं को एग्जाम्पल मानती हैं, उदाहरण मानती हैं कि वो ऐसी सोच को खत्म कर सकती हैं, ऐसी सोच वालों को करारा जवाब दे सकती हैं। हम आपके पास वापस आएंगे, रुक करेंगे। अर्चना का न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अर्चना, एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते आप क्या सोचती हैं कन्या भ्रूण हत्या को लेके? पहली प्रतिक्रिया, रिएक्शन आपका पहला जानना चाहेंगे।
जी अनामिका, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमारा देश भले ही आर्थिक समृद्धि में और शिक्षा के स्तर पर आगे आ रहा हो, लेकिन उसके बाद भी कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो घटनाएं हैं वो अभी भी जिस तरह के मामले हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसकी मेन जो वजह है वो ये है कि जागरूकता अभियान ठीक से नहीं चलाया जा रहा, और उसके साथ साथ जो नियम बनाए गए हैं, कानून बनाया गया है, जो हमारा प्रसव के पूर्व जो जाँच के लिए जो कड़े कानून बनाए गए हैं उसका लोगों में डर नहीं है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो पर्सनल क्लिनिक खोले गए हैं उनमें जाकर जो राज्य सरकारें हैं वो कड़े कदम उठाएं, उनको तत्काल प्रभाव से अगर किसी तरह की कोई जांच में सामने बात आती है तो उसको रद्द कर दिया जाए, और इस तरह जो जागरूकता अभियान है उसको विशेष तौर पर तेजी से चलाया जाए, ताकि घर से लेकर और समाज में कहीं भी है ये एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर कन्या भ्रूण हत्या जो ये मैसेज है जो औसतन जो गिरता जा रहा है उस पर एक पैरेलल सामंजस्य बिठाया जा सके। जी अर्चना, क्या लगता है जो एनजीओ आजकल सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं, कई एनजीओ आजकल लगातार खबरें आ रही हैं कि सरकार के साथ मिलकर काम करती हैं और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कदम उठाती हैं, इन एनजीओ को सरकार के साथ मिलकर क्या कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे कि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लग सके? देखिए एनजीओ तो बहुत ही मतलब मददगार साबित हो सकते हैं सरकार की इस मुहिम को चलाने में। जैसे गुजरात में अगर देखा जाए तो गुजरात सरकार ने डिग्री बचाओ अभियान चलाया, वैसे बेटी बचाओ अभियान, कितने भी अभियान चलाए गए, लेकिन जब तक सरकार खुद नहीं जागेगी एनजीओ में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर देखा जाए तो जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10,000 रुपये जो है कि ये था कि अगर कोई भी किसी भी पर्सनल क्लिनिक के बारे में इस तरह की जानकारी देता है जहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या जो प्रसव से पूर्व जाँच होने पर यह कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है, तो उसकी अगर जानकारी देता है तो उसको 10,000 रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है कि इस तरह की चीजों को रोकने के लिए और लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि जगह जगह ये। और रही बात एनजीओ की, तो एनजीओ भी तभी मदद कर पाएंगे जब सरकार खुद इसमें कड़े कदम उठाएगी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जो देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी अर्चना वापस लौटेंगे आपके पास, आपसे बात करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, आपको बता दें कि 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुंबई गैंगरेप मामले में हम बात कर रहे हैं। एक फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप हुआ था जिसमें 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, और इन्हीं आरोपियों को इसके पहले भी एक टेलीफोन ऑपरेटर के साथ गैंगरेप करने के मामले में उम्र कैद की सजा शुक्रवार को सुनाई जा चुकी है, और अब उन्हें एक और गैंगरेप मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 22 अगस्त 2013 को इस फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप हुआ था, जिस मामले में इन लोगों को सजा सुनाई गई है। काफी हाई प्रोफाइल मामला। एक फोटो पत्रकार जो अपने सहयोगी के साथ एक खबर को कवर करने के लिए जा रहे थे, उस दौरान शक्ति मिल कंपाउंड में उसके साथ गैंगरेप किया गया था। उसके बाद तो ये मामला मीडिया में काफी उछला था, लेकिन काफी दिनों तक ये लोग पुलिस के गिरफ्त से बाहर भी रहे थे। मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने प्रेशर में आकर इन लोगों को गिरफ्तार भी किया था, क्योंकि इसके पहले भी एक टेलीफोन ऑपरेटर के साथ इनके ऊपर गैंगरेप का मामला था, लेकिन वो लड़की चुप बैठी हुई थी, समाज के डर से, इज्जत के डर से, परिवार के डर से। लेकिन फोटो जर्नलिस्ट की आवाज उठाने के बाद टेलीफोन ऑपरेटर जिस मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई गई थी इन लोगों को, वो भी निकलकर सामने आई थी, और उसके बाद शुक्रवार को इन 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और आज भी फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप के मामले में इन 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हमारे सहयोगी रुपेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। रुपेश, हम लगातार महिलाओं की स्थिति की बात करते रहते हैं, गैंगरेप के मामले, रेप के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। अब ये जो सजा सुनाई गई है कितना बड़ा उदाहरण है समाज के सामने, क्या इसके बाद रोक लग पाएगी? जरूर। आज जो कोर्ट में हुआ, दरअसल जब टेलीफोन ऑपरेटर मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को सजा सुनाई थी तो उम्र कैद की, उसी दौरान उज्जवल निकम जो सरकारी वकील हैं उन्होंने फोटो जर्नलिस्ट मामले में भी जो 3 आरोपी जो टेलीफोन ऑपरेटर में से, फोटो जर्नलिस्ट मामले में भी आरोपी हैं 3 आरोपी, उनको लेकर 376E के तहत सजा के ऐलान के लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाली थी। उसी एप्लीकेशन पर आज सुनवाई थी। आज कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया है। अब उस एप्लीकेशन पर बहस होगी। ये एप्लीकेशन 376E धारा ऐसी है, अगर आप कोई भी आरोपी किसी मामले में, बलात्कार मामले में पहले से दोषी करार है, उसे सजा मिल चुकी है, उसके बाद उसी मामले में दोबारा वो ऑफेंस करता है और दोषी करार होता है, तो सजाए मौत की प्रावधान है उस धारा में। इसी मामले में आज सुनवाई थी और आखिरकार कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को मंजूर कर ली है। अब उस एप्लीकेशन में बहस होगी, जिसके तहत अगर दोषी पाए जाते हैं ये सभी आरोपी, तो उन्हें फांसी, जिसमें से 4 आरोपी हैं, 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को
फांसी की सजा हो सकती है। जी जी रुपेश, दोषियों के वकील से कोई बात हुई है? उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहना है? आगे वो अपील करेंगे? लगातार आरोपियों के जो वकील थे वो लगातार कोशिश कर रहे थे और इस पूरे मामले को हाईकोर्ट पे चैलेंज करने की वो बात लगातार कर रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये जो उज्जवल निकम की ओर से कोशिश की जा रही थी कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, वो आखिरकार वो कहीं न कहीं अपने पूरे मकसद में कामयाब हो गए। और लगातार उनका कहना था, गृह मंत्री आर पाटिल का भी कहना था कि ये जो सजा का ऐलान होगा देश में एक कड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि 26 दिसंबर को जो हादसा हुआ था दिल्ली में, उसके बाद ये मुंबई में बड़ा हादसा हुआ था। इसको लेकर काफी किरकिरी हुई थी मुंबई पुलिस की और मुंबई देश की राज्य की सरकार की। आखिर किस तरह से मुंबई सबसे महिलाओं में के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है, ऐसे शहर में अगर इस तरह का हादसा होता है तो काफी चैलेंजिंग था मुंबई पुलिस के लिए। कहीं कहीं मुंबई पुलिस और मुंबई की जनता के लिए ये राहत की खबर है, क्योंकि जो फैसला आएगा अपराधियों में कड़ा संदेश जाएगा। जी रुपेश, इसके अलावा अगर हम बात करें पीड़ित पक्ष की, क्या पीड़ित पक्ष की ओर से कोई वहां पर मौजूद था इस सजा के बाद? वो क्या कुछ कर संतुष्ट हैं सजा से? वो जी लगातार जब से कोर्ट चल रहा है, बहस चल रही है, तब तक पीड़ित परिवार की तरफ से अभी तक कभी कोर्ट में कोई नहीं आया। लेकिन जब उज्जवल निकम जी से बातचीत हुई थी, उनसे पूछा गया था कि जो सजा का ऐलान हुआ है उससे पीड़ित परिवार कितना खुशी है, कितना खुशी अपनी जाहिर कर दी है, तो उज्जवल निकम ने साफ तौर पर कहा था उन्हें संतुष्टि है इस पूरे फैसले से। कहीं न कहीं उनके मन में जो पीड़ा थी, जो लगातार वो चाहते थे कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, तो कहीं न कहीं उनको सांत्वना जरूर मिला है इस फैसले से। धन्यवाद रुपेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शक्तिविल गैंगरेप मामले में फोटो जर्नलिस्ट के साथ जो गैंगरेप किया गया था उसमें 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। महिला सुरक्षा का मुद्दा, दुष्कर्म के मामले महिलाओं के साथ, ऐसे मुद्दे हम पहले भी उठा चुके हैं अपने कार्यक्रम बहू या बहुमत में। आने वाले समय में भी इस मुद्दों पर हम आगे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे समाज की भी राय इस पर, सामाजिक कार्यकर्ता क्या कुछ कहते हैं। हम आने वाले दिनों में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या के। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे विस्तार से। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने काफी कदम उठाए हैं। देश में बेटियों को बचाने के लिए शुरू की गई सुमंगला और मिशन पूर्ण शक्ति योजनाओं के बाद अब एनजीओ PNDT स्कीम भी लागू हो रही है। केंद्र सरकार की इस योजना को भी एनजीओ के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसके तहत एनजीओ कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों की संख्या बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम तो चलाएंगे ही, साथ ही उन्हें सोनोग्राफी सेंटरों पर निगरानी का अधिकार भी मिलेगा। ये मेनली होता इसलिए है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी के कारण होता है, और फिर बिकॉज लोगों के पास इतने जो रूरल एरियाज़ में जो हैं वो लोग मानते हैं कि अगर लड़कियां की बर्थ होती है तो उनको इनकी मैरिज करवानी पड़ती है, डावरी देना पड़ता है उनको। डावरी सिस्टम इज़ द मेन प्रॉब्लम, उनको डावरी देना पड़ता है। तो इन शॉर्ट हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला, जो भी है हमें उन पे खर्च करना पड़ता है। वो लोग फाइनली कुछ भी हो उनको घर पे जाके चूल्हा चौकी ही करना पड़ेगा। तो ये उनकी बहुत ही बड़ी गलत मेंटालिटी है। तो ये नहीं होना चाहिए और इसको रोकना चाहिए हमें। और कई शहरों में मतलब हम लोग सब इसको रोकने के लिए बहुत बोलते ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा भी हम लोग ही देते हैं। डॉक्टर्स इसका साथ देते हैं, ये करते हैं डॉक्टर्स। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स आर प्रेशियस, मतलब जो डॉक्टर्स ये करते हैं उनको भी कुछ ऐसा पनिशमेंट देना चाहिए कि ताकि उनको देख के फिर और कोई डॉक्टर्स या और कोई फैमिली मेम्बर्स ऐसे करने से एक बार सोच ले। बोलो, कन्या भ्रूण हत्या का मतलब पहले ये होता है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद जब उसका फीटस रेडी होता है, कोई भी एक फीटस रेडी होता है, तो 3 महीने बाद वो बच्चे का जेंडर पता चल जाता है कि वो विमेन है, वो मेल है कि फीमेल है। तो अगर वो लेडी को पता चलता है कि ये फीमेल है तो वो वैसे ही अबॉर्ट करवा देती है अपना फिटस, तो उससे उसका बच्चा उसके पेट में ही मर जाता है। ये उसका मीनिंग है कन्या भ्रूण हत्या का।
इसका बेसिक रीज़न ये है कि इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी है, स्पेशली गुजरात, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, वहाँ पे पॉवर्टी रेशियो बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग लिटरेट नहीं हैं और ऑर्थोडॉक्स है। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम एक लड़की पैदा करते हैं तो हमको रिटर्न में क्या देंगी। क्या सही मायने में गरीबी और दहेज कारण है कि लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है? क्या सच में आप ऐसा मानते हैं या फिर लोगों की मानसिकता में बदलाव आने की आवश्यकता है? केवल दहेज के चलते ही बचपन में ही एक लड़की को मार देना सही है? आप उसका भविष्य जानते नहीं हैं, लेकिन आपने बचपन में ही, गर्भ में ही, दुनिया देखने के पहले ही एक ऐसी बच्ची को मार दिया है जिसका कोई दोष नहीं था। बस आपको भविष्य में उसकी पढ़ाई लिखाई पर खर्चा नहीं करना पड़े, समाज से बातें नहीं सुननी पड़े, दहेज में 4 पैसे नहीं देने पड़े, इन तमाम बातों के चलते कदम उठा रहे हैं। और दहेज जैसी समस्या भी किसने शुरू की है? समाज ने ही शुरू की है। ये समस्या अपने आप उभर कर सामने नहीं आई है, समाज के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने इस राक्षस को बढ़ावा दिया है, जिसके चलते ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, इसका मूल लगातार फैलता जा रहा है। बहरहाल रुक करेंगे, हमारे सहयोगी मुक्ता पाठक और अर्चना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अर्चना, जानना चाहेंगे आपसे, क्या गरीबी सच में कारण है कन्या भ्रूण हत्या का? जी नहीं, बिल्कुल अनामिका, मैं कहना चाहूँगी कि गरीबी ही एक कारण कन्या भ्रूण हत्या का नहीं हो सकता, क्योंकि गरीब समाज जो है वो सिर्फ दहेज के लिए कन्या भ्रूण हत्या करता है, लेकिन जो उच्च शिक्षित वर्ग है वो भी इन मामलों में भी शामिल है। उसकी वजह ये है क्योंकि 2 बातें होती हैं, या तो हमारे समाज में एक प्रथा चली आ रही है कि जो आत्मदाह है वो लड़का ही करेगा और संपत्ति का वारिस भी लड़का ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो उच्च समाज में ये कन्या भ्रूण हत्या का कारण बनता है। और जो गरीब और निम्न वर्ग है वो उसमें दहेज एक समस्या है कन्या भ्रूण हत्या के लिए। पर हम कहेंगे कि हमें लड़कियों को या लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या में जितना जिम्मेदार लड़कियां हैं उससे कहीं ज्यादा पुरुष भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अर्चना, पुरुष भी जिम्मेदार हैं, महिलाएं तो जिम्मेदार हैं ही। इसके लिए महिलाओं की मानसिकता में बदलाव आने की आवश्यकता है। पुरुष समाज भी कम नहीं है, पुरुष प्रधान समाज में पुरुष की मानसिकता भी लगातार बदलती रहनी चाहिए। एक सोच ऐसी लानी चाहिए समाज में जिससे एक उम्मीद की किरण जरूर आगे दिखे और महिलाओं को उनका अधिकार, बच्चियों को उनका अधिकार सही मायने में मिल पाए। मुक्ता, आपके पास आएंगे और जो लड़कियां आपके साथ मौजूद हैं उनसे ये जानना चाहेंगे, जो आज के समय में एनजीओ सरकार के साथ मिलकर काम करने का दावा कर रही हैं, सरकार के साथ मिलकर काम करने का दम भर रही हैं, अगर उसे एक महिला रन करती है तो कई समस्याएं सामने आती हैं। क्या ये एनजीओ सही मायने में सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है या फिर जो कन्या भ्रूण हत्या है इसमें भी कहीं ना कहीं छिपे तौर पर काम करते नजर आ रही हैं या फिर सच में काम कर रही हैं? ये जानना चाहेंगे लड़कियों से, युवा महिलाओं से जो आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त। जी, मैं पूछ रही हूँ, मैं जानना चाह रहे हैं कि जो एनजीओ वो काम करती हैं सरकार के साथ मिलकर, तो आपको लगता है सही करती है लड़कियों की भ्रूण हत्या की जो हम बात कर रहे हैं और लड़कियों से जो रिलेटेड मुक्ता से तकनीकी खराबी के कारण संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, इनकी साफ आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जो लड़कियां उनके साथ मौजूद हैं, हमने उनसे पहले बात की थी, उनका यही कहना है कि आज के दौर में मानसिकता में बदलाव आने की आवश्यकता है और अगर एक महिला की मानसिकता में बदलाव आ गया तो एक पुरुष की मानसिकता को बदल सकती है, क्योंकि 100% केसों में 95% केस ऐसे होते हैं जिनमें परिवार की एक बुजुर्ग महिला ही होती है कारण कन्या भ्रूण हत्या का, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि एक लड़की का जन्म परिवार में हो। तो महिलाएं दोषी हैं 95%, लेकिन पुरुष भी 5% दोषी हैं जिनकी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। या तो वो खुद इस मानसिकता को बदले या फिर जो परिवार की महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो बातचीत करके साथ में बैठकर इस मेंटालिटी को बदलें और जाहिर तौर पर सरकार को भी और योजनाएं चलानी चाहिए जिससे कि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लग सके। धन्यवाद अर्चना, मुक्ता आपका हमसे बात करने के लिए। जो महिलाएं आपके साथ मौजूद थी मुक्ता, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन लड़कियों का धन्यवाद जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। तो आज बहू या बहुमत में हमने बात की महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार की, उस अत्याचार की जो महिलाओं के साथ तब हो जाता है, लड़कियों के साथ तब होता है जब वो गर्भ में ही होती हैं, दुनिया को, समाज को देख नहीं पाती हैं, उनका दोष कुछ नहीं होता है, बस इतना होता है कि भगवान ने उनको लड़की बना दिया है और शायद परिवार वाले लड़कियां नहीं चाहते हैं। हमारे इस खास करके फिलहाल इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नई समस्या के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन इन समस्याओं पर सोचिएगा जरूर और गौर जरूर करिएगा।